चलिए, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल. एंड गाइस, लेट्स मूव अहेड विद द सेकेंड क्लास ऑफ दिस CS एक्ट, दैट इज कॉल्ड एज कंपनी सेक्रेटरीज लेजिस्लेशन 1980. राइट, आपको याद होगा बेटा, हम लोगों ने परसों जो पढ़ा था उसके बारे में हमने बात की थी. वी हैव जस्ट कवर्ड वन सिंगल पेज, है ना. हमने सिर्फ सिंगल एक पेज बात की थी, लेकिन आई हैव गिवन यू अ कंप्लीटली गुड इंट्रोडक्शन अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस ICSI. व्हाट इज आवर ICSI ऑल अबाउट, व्हाट इज आवर मोटो, व्हाट इज आवर विजन, मिशन, एवरीथिंग. ठीक है, मैंने आपको बताया था कितने सारे CS आज इंडिया में है और क्या वैल्यू आप लोगों की. वी हैव ओनली अराउंड, यू कैन से 70,000 CS इन इंडिया एंड वी हैव मोर देन 12 लाख कंपनीज. एंड जिस हिसाब से इकोनॉमी बढ़ रही है ना, कंपनियां और क्या होगी, बढ़ते रहेगी. नंबर ऑफ कंपनीज विल इंक्रीज डेफिनेटली और नंबर ऑफ CS भी बढ़ेंगे. तो डिमांड सप्लाई का जो गैप है ना, वो कभी खत्म नहीं होगा. जितने नंबर ऑफ CS हमारे कंट्री में रहेंगे, उससे ज़्यादा ही हमेशा कंपनियां रहेगी और हमेशा हम लोगों को एडवांटेज रहेगा. राइट, सो ये एक हमारे पास अच्छी बात है कि आप एक अच्छा प्रोफेशन कर रहे हो, CS का कोर्स आप लोग कर रहे हो. ठीक है ना. चलिए, सो हम लोग बात की सर ये सब बातें बारे में, आपको याद होगा अच्छे से. फटाफट रिवीजन कर लेते हैं. मोटो क्या है बेटा हमारा? इट इज स्पीक द ट्रूथ, अबाइड बाय द लॉ, है ना. सत्यम वद धर्मम चर. फिर सर हमारा विजन क्या होता है और मिशन क्या होता है? विजन क्या बताया था मैंने आपको? टू बी सी अवर सेल्फ एज अ ग्लोबल लीडर. वी वॉन्ट अवर सेल्फ टू बी ए ग्लोबल लीडर एंड इन द सेक्टर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. आपको पता है व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस? ये जो वर्ड था ना, इसके बारे में हमने बात की थी ना लास्ट टाइम. किसको याद है क्या ये वर्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस? एनी गेस? कॉर्पोरेट गवर्नेंस, गवर्नेंस कॉर्पोरेट वर्ड तो ठीक है, नहीं कंपनी लॉ इतना छोटा आंसर पक्का. और कोई वन, किसी को लगता है व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस? So what is meaning of the word governance? Governance means to govern, to regulate something. और corporate governance का मतलब होता है to do things better, to do things beforehand. मैं आपको अगर दो ऑप्शन दूं कि आपको कोई चीज़ करनी, लेट से किसी चीज़ की लास्ट डेट क्या है 31 जुलाई लेट से, तो वो आप काम कब करना चाहेंगे? लास्ट डेट पर कि 2 दिन पहले? तो जो लोग बोलेंगे सर हम 2 दिन पहले करना चाहेंगे, बिफोर टाइम करना चाहेंगे, दे आर द पर्सन कॉल्ड एज गवर्नेंस पीपल. गवर्नेंस मतलब उनको चीज़ों को ढंग से करना अच्छे से आता है. दे नो हाउ टू गवर्न थिंग्स, है ना. और जैसे बोलते हैं गवर्नमेंट गवर्न करना मतलब क्या करना? चीज़ों को कंट्रोल करना, चीज़ों को ढंग से फॉलो करना. तो यहाँ पर सर गवर्नमेंट वाला गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस है. सो कंपनी लॉ नहीं बेटा, मैंने कुछ दिन बताया था, वी हैव मल्टीपल लॉज इन अवर इकोनॉमी. और कोई भी इकोनॉमी में जितने भी हमारे लॉज अप्लीकेबल हो सकते हैं किसी कंपनी को, वो क्या करना? प्रॉपरली फॉलो करना. और मैं बोलता हूँ ना फिर से, सिर्फ फॉलो नहीं करना, समय के पहले फॉलो करना, है ना. मजा किस बात की होती है? इफ यू डू इट बिफोर टाइम, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द थिंग कॉल्ड एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस. ठीक है, सो ये हमको चाहते हैं. एंड व्हाट इज अवर मिशन? यस हिमांशु? बिल्कुल बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल होगी. ग्रुप पे शेयर किया गया बेटा, ग्रुप पे शेयर किया गया. चलिए, सो आगे बढ़ते बेटा, है ना. मिशन क्या बताया था मैंने आपको? मिशन वाज बेसिकली टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स. मैंने बताया था ना आपको, सिर्फ CS बनना हमारा काम नहीं है. हमारा मेन मोटो क्या होता है? एक परफेक्ट CS बनना, है ना. मैं अगर आपको पूछूं कि अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो आप किसका नाम लेंगे? किससे समन बनना है? विल यू टेक द नेम ऑफ आशीष नेहरा या विल यू टेक द नेम ऑफ सचिन तेंदुलकर या धोनी? किसका नाम लेना पसंद करेंगे अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो, है ना. तो आप चलो, अगर आपको बैट्समैन बनना है तो किसका नाम लेंगे बैट्समैन में? ऑब्वियसली सचिन तेंदुलकर. सो ऑलवेज वी शुड फोकस ऑन द बेस्ट. बस यहां पर भी सर हमको सिर्फ CS नहीं बनना है, हमको क्या बनना है? हाई कैलिबर. हाई कैलिबर का मतलब ये होता है कि व्हेन यू वर्क इन अ कंपनी यू शुड बी एबल टू गिव ऑल राउंड परफॉर्मेंस. लॉ बोलो हमको लॉ पता है, टैक्स बोलो हमको टैक्स पता है, फाइनेंस बोलो हमको फाइनेंस पता है, हमको हर एंगल से नॉलेज है और यही सिलेबस हमको पढ़ाया जाता है पूरा. ठीक है बेटा, तो ये सब हमारे पर्पस थे. तो ये सब हमने बातें उस दिन कर ली थी. आज सर थोड़ी बहुत बातें करते हैं, बहुत छोटी छोटी बातें, बेसिक सी बातें. सर क्या है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ड कोर वैल्यूज? बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये, कोर वैल्यूज. व्हाट इज कोर? बिल्कुल जो जिसके जड़े होते हैं, रूट्स होती है और जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी, कोर वैल्यूज, है ना. कोर वैल्यूज मतलब ऐसा बोलूंगा मैं कि सर जो हमारे लिए प्राइमरी थिंग है. एक कंपनी सेक्रेटरी को अगर किसी कंपनी में रहना है तो उसकी जो सबसे पहले उसके अंदर में क्वालिटी होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? ये 4-5 बातें. फर्स्ट थिंग इज ही शुड बी हैविंग अ इंटीग्रिटी. व्हाट इज इंटीग्रिटी? एकाग्रता. हिंदी में बोलते हैं हम लोग एकाग्रता. सो व्हाट इज इंटीग्रिटी? बेसिकली यू आर डेडिकेटेड टू समथिंग.
इंटीग्रिटी। आप लोग शायद अभी बीकॉम भी कर रहे होंगे, है ना, बीकॉम या बीबीए कुछ तो कर रहे होंगे, और साथ साथ में आप सीएस भी कर रहे हो, बट यू आर गिविंग योर फुल अटेंशन टू बोथ थिंग्स। अब क्या होगा व्हेन यू स्टार्ट लेट्स से डूइंग 3-4 थिंग्स। अब कुछ लोग जॉब भी करेंगे, कुछ लोग पढ़ाई भी करेंगे, कुछ लोग बिजनेस भी कर रहे होंगे, कुछ लोग बोलेंगे सर हम बीकॉम भी करेंगे। अगर आप एक चीज समय पे 4-5 चीजें करोगे तो व्हाट विल हैपन, बताइए, व्हाट विल हैपन? इट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। व्हेन यू पुट यूर ऑल द फिंगर्स और यू कैन से बोथ द लेग्स ऑन 2 थिंग्स, जब आप दोनों चीजों पे पैर रखते हो अपने, तो क्या होता है, चीजें गड़बड़ाती है। यहां पर व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड इंटीग्रिटी बेटा? इंटीग्रिटी मीन्स व्हेन यू आर डूइंग अ सीएस और व्हेन यू हैव completed CS, when you are working for a company, you should be what? Integrated to that company, integrated to that firm. जैसे मैं टीचर हूं, आई एम इंटीग्रेटेड, मेरी इंटीग्रिटी है बच्चों के प्रति, निष्ठा है ना, मेरी पूरा फोकस है, आई वांटेड यू पीपल टू बी ए कंपनी सेक्रेटरी, अच्छा नॉलेज मिले आपको, ये मेरी इंटीग्रिटी है। सो अगर मैं टीचिंग कर रहा हूं तो मैं वो काम श्रद्धा से करता हूं, शिद्दत से करता हूं, इंटीग्रिटी। बराबर, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप वो काम करिए। अगर आपकी मदर जो हाउसवाइफ है, लोग बोलते सर हाउसवाइफ है क्या करती है, अरे सर 24 आवर्स काम करती है, वो पूरा घर मैनेज करती है। तो आपकी माँ जो है वो बेस्ट पर्सन है जो मैनेज करती है चीज़ों को। और कई लोग बोलते सर माँ करती क्या, घर तो बैठी रहती है, नहीं, शी इज इंटीग्रेटेड टू द फैमिली वैल्यूज, तो वो भी इंटीग्रेटेड है, हर बंदा इंटीग्रेटेड है। तो इंटीग्रेटेड का मतलब सिंपल भाषा में है आप जो कर रहे हो वो शिद्दत से, श्रद्धापूर्वक, पूरी निष्ठा से करते हो। And that's why when you are a CS, you should have a core value that जिस कंपनी में जॉब करेंगे, जिस कंपनी में जॉब करेंगे उस कंपनी के लिए पूरी तरीके से फुल फ्लेज मेहनत करेंगे। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे, बिजनेस करेंगे तो बिजनेस करेंगे। दैट इज कॉल्ड द वर्ड इंटीग्रिटी। ठीक है, सबको समझाया गया आगे अच्छे से, इंटीग्रिटी का मतलब वगैरह पूरे एक एक करके समझाया, आगे गया है। ठीक है ना, देखो देयर इज नो मिडल पाथ वगैरह, आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड व्हेन यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी पीपल लुक अप टू यू। एंड इफ यू आर डूइंग थिंग्स कैजुअली, अगर आप कैजुअली करते हो तो, अब मुझे बताइए इतनी बड़ी बड़ी बातें को मैंने कल पढ़ाई थी, सीएस बनने के बाद क्या होगा। आपके माँ बाप हो सकता है उनके बारे में उन्होंने भी सुना होगा, उनको लगता है कि मेरा बेटा अब 12th बन गया है, 12th क्लियर हो गया, मेरी बेटी अभी 12th क्लियर हो गई है, अब ये कोई ढंग का प्रोफेशन करेंगे और 3-4 साल में अपने पैरों पे खड़े होंगे। एंड देन 3-4 साल 5 साल में जब एक सीएस बन जाएंगे, प्रोफेशनल बन जाएंगे, घर में कुछ अर्निंग होगी, कुछ पैसे लाएंगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे, वो सब सोच रहे आपके माँ बाप। और आप क्या सोचते हो, टाइम पास कैसे करना। इफ यू थिंक दैट देन आर यू इंटीग्रेटेड? सोचिए, तो आंसर इज इंटीग्रिटी नहीं है ये, इट इज नॉट इंटीग्रिटी। यू आर नॉट इंटीग्रेटेड टू योर थिंग एंड योर मदर एंड योर पेरेंट्स रादर दे आर एक्सपेक्टिंग कि यू आर डूइंग एवरीथिंग फुल फ्लेज। तो वो होता है इंटीग्रिटी का मतलब। बराबर, तो यहां पर भी वही है बेटा। इंटीग्रिटी वर्ड निकलता कहां से है, इंटीजर से है, जिसका मतलब होता है होल। होल ये कंप्लीट, तो आप समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। इवन यू विल से सर नो नीड टू एक्सप्लेन बिकॉज यू अंडरस्टूड। होल मतलब होल हार्टेडली, जो कर रहे हैं, मैंने बोला ना आपको, होल मतलब कंप्लीट, नो डाइसी। देखते हैं सीएस हो गया तो कर लेंगे, नहीं तो फिर बीकॉम तो है ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुषार सर अगर टीचिंग कर रहे हैं तो हाँ ठीक है टीचिंग कर लेते हैं, बच्चे आए तो ठीक है, नहीं आए तो कुछ और कर लेंगे। ऐसे रहूंगा तो ना मैं टीचिंग कर पाऊंगा ना मैं कुछ और कर पाऊंगा। मैं जो कर रहा हूं मैं पूरी शिद्दत से कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रिटी, होल हार्टेडली, कंप्लीटली, है ना। इन दिस कंटेक्स्ट मैं जब बात करता हूँ इंटीग्रिटी की, तो आप जो भी काम कर रहे हो दैट शुड बी होलनेस, दैट शुड बी हैविंग कंप्लीट कैरेक्टर, कंप्लीट करेज एंड कंप्लीट कंसिस्टेंसी। बात समझ में, सिंपल सिंपल बात है। दीज आर ऑल्सो एथिकल वैल्यूज, ये आपकी वैल्यूज भी है, ये आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी बनाएगी। और एक ह्यूमन बीइंग बनाने के साथ साथ जब आप किसी कंपनी में जॉब करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे, मैं तो बोलता हूँ यार जो भी करोगे आप जिंदगी में, जो भी करोगे, यू शुड हैव दिस 3 C's। फर्स्ट चीज यू शुड हैव टू शो योर कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब अपना पूरा का पूरा परफॉर्मेंस, करेज होना चाहिए उस चीज को झेलने की हिम्मत। तो तीसरा है व्हाट यू आर डूइंग इट शुड बी कंसिस्टेंट। जैसे देखो सर स्टार्टिंग में डे 1 पे आपको याद है हमारे पास बच्चे जब आए थे, स्टार्ट किया था तब 70 के आसपास थे लास्ट टाइम, फिर बच्चे ऑलमोस्ट 80-85 तक गए थे, आज कुछ 60 के आसपास बच्चे बैठे। यानी कुछ बच्चे क्या नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट गिविंग व्हाट, कंसिस्टेंसी। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? तो दिस इज नॉट द दिस इज नॉट अ प्रॉपर बिहेवियर। अगर आप प्रॉपरली अगर रेगुलरली नहीं करेंगे चीज़ों को तो तकलीफ आ सकती है। दैट इज द वर्ड कंसिस्टेंसी। बराबर, चलिए फिर नेक्स्ट इज, ये बात होगी पूरी होलसमनेस एंड स्ट्रेंथ वैन, ये सब बातें कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एथिक्स,
अब सेकेंड वर्ड होना चाहिए हमारे कोर वैल्यू में एथिक्स, जो अगर निकलता है लैटिन वर्ड से इथोस। एथिक्स सबको सुना होगा आपने, एथिक्स, व्हाट इज एथिकल? ये तो बहुत बार बोला है आप लोगों ने यार, डे टू डे लाइफ में बोलते हो आप, है ना। मॉरल, हाँ मॉरल ड्यूटी, एथिकल, है ना। अगर मान लो मैं रास्ते से जा रहा हूं और सामने मुझे एक 2000 का नोट मिल गया, तो मैं उठाऊं कि नहीं उठाऊं? उठा लूंगा तो सर तो आप एथिकल नहीं हो, नहीं उठाया तो सर आपसे बड़ा पागल कोई नहीं है। अरे 2000 का नोट पड़ा हुआ है, उठा लेते। व्हाट इज एथिक्स? क्या होता है एथिक्स? क्या बोलोगे एथिक्स के बारे में? कैसे डिफाइन करोगे वर्ड एथिक्स को किसी भी एंगल में? फिर मैं बाद में आता हूं अपने प्रोफेशन में, एंड ऑफ द डे, क्योंकि एथिक्स एक बहुत कॉमन सा वर्ड है। समवन सेड मॉरलिटी, नैतिकता, है ना, मॉरल वैल्यूज, नैतिक वैल्यू, बट ये तो एक और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है सही बताऊं तो। एथिक्स को आपने और क्या कर दिया, कॉम्प्लिकेट कर दिया ये बोल के मॉरल वॉरल। अरे बट कैन यू डिफाइन दिस, कैन यू एक्सप्लेन दिस विद एग्जाम्पल? वेरी गुड पिंकी, टू हैव अ सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, यही मैंने बोला आपको। द पीपल, दोज पीपल, अब मेरे बात सुनना अच्छे से, जिन लोगों ने वो पड़ा हुआ नोट उठा लिया, उनके हिसाब से देखो उनकी थॉट प्रोसेस क्या थी, व्हाट दे थॉट कि यार पढ़ाई तो है, इसका ओनर पता नहीं कौन है, तो मैं ही उठा लेता हूं। उनके हिसाब से वो राइट था। और जिसने सोचा कि नहीं यार मेरी चीज नहीं है, मैं टच नहीं करूंगा, वो उनके हिसाब से राइट है। क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। ये वही तो प्रॉब्लम है ना। और देखो कभी भी ऐसा लगता है कि व्हेन यू सी द फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, हमको लगता है सर कि अगर आपके हिसाब से चीजें हो रही है तो वो राइट है, और नहीं हो। कभी आपको घर पे ऐसा लगता है कि सोचो जरा, जस्ट हिम्मत से और सोच के बताना अच्छे से। कभी, अभी तो खैर अब लॉकडाउन चल रहा है, कभी आपको लगता है कि सर मैं पापा मम्मी से आप बात करते हो कि पापा रात को 8 बजे के बाद किसी फ्रेंड के घर जाना है पार्टी में, और आपके माँ बाप बोलते हो कि नहीं रात को जाना नहीं है बाहर। ऑब्वियसली ऐसा हुआ होगा। अगर ऐसा होता है तो क्या मन में ऐसा लगता है कि यार ये पापा मम्मी मेरे ऐसे क्यों है? बुरा लगता है, कभी कभी गुस्सा आता है उनके ऊपर। सच सच बताना, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग। अगर आपको रात को 8 बजे कहीं जाना है, 9 बजे जाना है, और वो मना करते हैं, है ना, ये सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये बात है। डू यू थिंक सर वो बुरे हैं? वो बुरे नहीं है, बट दैट मोमेंट, क्योंकि उन्होंने आपकी बात नहीं मानी ना, तब लगता है। और अगर वो मान दे तो यू आर द बेस्ट डैड ऑफ द वर्ल्ड, डायलॉग कॉमन है, यू आर द बेस्ट मॉम ऑफ द वर्ल्ड। ये आता है ना, ये आता है क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है, ये आता है। सर व्हाट इज एथिक्स? एथिक्स का मतलब होता है, जैसे किसी ने बोला मॉरल वैल्यू, इसका सबसे बेस्ट आंसर होता है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। उसके बीच का गैप पता करना, सही क्या और गलत क्या है, गलत क्या है सही क्या है। और मैं फिर से बोल रहा हूं, माँ बाप के हिसाब से आपके बाहर न जाना सही था, और आपके हिसाब से बाहर जाना सही था। बताइए क्या सही है फिर? तो ये तो वही तो प्रॉब्लम है ना, इसका भी आंसर निकालना बहुत मुश्किल है। तो आप जब कंपनी में जॉब करेंगे तो तब आप कैसे बिहेव करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड बी एथिकल। बाकी बड़ी बड़ी बातें बहुत लिखी हुई है, मॉरल होना चाहिए, ये वो ठीक है, बट टू बी वेरी प्रिसाइज, सिंपल भाषा में मुझे लगता है, जो वेरी गुड सेड बाय पिंकी ऑल्सो, एथिक्स इज अ सेंस ऑफ हैविंग राइट एंड रॉन्ग कपल्ड विथ डिजायर टू डू गुड इन सम मेजर। बस हमारा मोटो होना चाहिए अच्छा होना। तो अगर मान लो मैंने वो नोट पड़ा हुआ उठा लिया रास्ते से और जाके मंदिर में जाके डोनेट कर दिया, अब बताइए क्या ये एथिकल था? क्या ये सही था फिर? है ना। या फिर मैंने किसी गरीब को बांट दिया, अब ये सही था? बिल्कुल सही था। मतलब मैंने उठाया अभी तो डिबेट भी खत्म हो गई, और मैंने अपने बाहर रखा नहीं उसको। आई हैव गिवन इट टू, इधर आई हैव डोनेटेड टू अ टेम्पल और आई हैव गिवन इट टू, बट फिर वही वाली बात है, ये मैंने डोनेट किया, ये कौन जानता है? मैंने उठाया, मैं जानता हूं। बट आगे से अगर नैन्सी देखेगी तो नैन्सी को क्या लगेगा? हाँ तुषार सर, मतलब सर आप ऐसे करते हो, पैसे उठा लेते हो रास्ते से। तो शी विल हैव अ फीलिंग, अरे सर ऐसे करते हो क्या? तो शी विल थिंक मी रॉन्ग, बट मुझे पता है मैं राइट हूं। तो अब ये राइट और रॉन्ग क्या होता है, तो बता डिबेटेबल चीज है। तो वैसे ही आईसीएसआई में भी मैंने बोला ना, आपको याद है? आपको याद है एग्जाम्पल मेरा, दैट दुर्योधन और कौरव पांडव वाला कहानी आपको याद होगी अच्छे से, पक्के से याद होगी, आपने मेरा वीडियो देखा हो तो बताइए, जो दुर्योधन या वो दुशासन कर रहे थे, वो राइट था कि रॉन्ग था? आप बोलेंगे सर रॉन्ग था, बट उनके एंगल से राइट था। एवरीवन हैव सीन रामायण। जो रावण था, आपको सबको पता है कि रावण वॉज मोर नॉलेजेबल देन राम। जानते हैं आप ये वाली बात? यू कैन टॉक टू योर पेरेंट्स, यू कैन रीड द मैथोलॉजी, आपको मालूम पड़ेगा कि मोर नॉलेजेबल, मोर पावरफुल देन भगवान राम। रावण बहुत ज्यादा पावरफुल था,
बट जो रावण ने किया वो सही था क्या? अरे सर गलत था। अरे तुमको लगता है ऐसा, उसके हिसाब से सही था वो। तो सही क्या और गलत क्या ये आप और हम कैसे बताएं? ये तो डिबेट है सर, ये तो प्रॉब्लम है। तो गलत और सही तो ये थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, एंड दैट इज द वर्ड एथिक्स। एथिकल होना जरूरी है, नैतिक, ईमानदार, ऐसे बहुत बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। चलिए, सो यू शुड हैव एथिक्स एंड यू शुड बेसिकली फोकस ऑन द एथिकल प्रैक्टिस, मतलब कंपनी में अच्छा काम करे। अब देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, सुनना अच्छे से। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ समझाने के लिए, अभी आपको समझेगा नहीं जल्दी से, लेट मी गिव एग्जाम्पल। हमारे कंपनी में ना जैसे कंसेप्ट होता है एजीएम का, सुना है आपने कभी एजीएम के बारे में? आई होप यू हैव हर्ड अबाउट एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। जब आप कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे ना तो कंपनी में क्या होती है एजीएम। अगर आप 11th-12th कॉमर्स से आए होंगे तो आपने सुना ही होगा अच्छे से एजीएम के बारे में, सुना है ना? हाँ, देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज बोर्ड मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या लेते हैं? बोर्ड मीटिंग लेते हैं, और मेंबर्स की क्या होती है? एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। साल में मेंबर्स को, कंपनी के मेंबर्स को बुलाया जाता है। अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले की बात है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम हुई थी, अभी कुछ समय की बात है, 15 दिन भी नहीं हुए इस बात को अच्छे से, अभी कुछ समय पहले की बात है, एजीएम हुई थी रिलायंस इंडस्ट्रीज की, आरआईएल की एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा अभी आगे जाके, ठीक है ना। तो एक एजीएम कंसेप्ट होता है हमारे कंपनी लॉ में। अब सुनना अच्छे से, जिसको नहीं मालूम है डोंट वरी, जब सुनना मेरी बात को अच्छे से। तो वी हैव अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। साल में एक बार एजीएम होनी चाहिए, और उसका रूल ऐसा है कि उस एजीएम में कम से कम कंपनी के 5 मेंबर तो आने चाहिए। मतलब ज्यादा है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट देयर इज अ रूल दैट इज कॉल्ड एज, इन लॉ के भाषा में बोलते हैं हम लोग कोरम, लॉ में बोलते हैं कोरम। और कोरम क्या है बेटा कि कम से कम कंपनी में 5 लोग आने चाहिए। इससे कम भी लोग आए ना सर तो फिर क्या ही लेंगे मीटिंग आप? मीटिंग का पर्पस क्या हो गया? फेल हो गया। अगर लोग ही आना चाहते हैं आपकी कंपनी में तो क्या मतलब है? सो मिनिमम 5 पीपल शुड कम। ये है हमारा रूल एजीएम का, सुन लेना अच्छे से, ठीक है ना। हो सकता है कई लोगों को बाउंसर जाएगा ये, बट जस्ट फोकस ऑन दिस। व्हेन वी अंडरस्टैंड अ कंपनी में सर बड़े बड़े डिसीजन लेने के लिए क्या लेना पड़ता है? मीटिंग। तो लेट्स से सर कंपनी साल में एक बार क्या लेती है? एनुअल जनरल मीटिंग, बराबर है। उसका रूल क्या है सर? कम से कम 5 मेंबर्स उस मीटिंग में मौजूद होने चाहिए। ठीक है सर, समझ गया। अब मान ले किसी दिन मीटिंग में 4 ही लोग आए, तो लॉ ने ये बोला हुआ है कि अगर 4 आएंगे तो मीटिंग क्या हो जाएगी? कैंसल, मतलब टिपिकल भाषा में लॉ के एडजन हो जाएगी, मीटिंग हो जाएगी एडजन, ये लॉ में लिखा हुआ है। 4 ही लोग आए, क्या आपको आपके एमडी ऐसा बोल सकता है कि, सुनना मेरी बात, क्या आपको आपका मैनेजिंग डायरेक्टर आपको सीएस को बोल सकता है क्या कि तुषार एक काम करो 4 ही आए ना, बट एंट्री कर देंगे अपन कि 5 आए करके, क्योंकि एक बंदे के ना आने से पूरी मीटिंग कैंसिल हो जाए, ये मुनासिब नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो क्या आपका एमडी आपको ये बोल सकता है कि तुम 5 आए थे, सॉरी 4 आए थे, ठीक है, बट वी विल शो दैट कितने लोग आए थे? 5 लोग आए थे। सुना आपने, मिनट्स होते हैं, मिनट्स बनाते हैं हम लोग, है ना, मीटिंग की मिनट्स बनाते हैं, मिनट्स में हम लिख देंगे कि कितने लोग मौजूद थे मीटिंग में, केवल 5 आए थे, जबकि रियल में कितने लोग आए थे बेटा? 4 आए थे। अभी आपका एमडी आपसे बोल रहा है ऐसा करने के लिए। अब आप अगर ये करते हो तो आप कौन हो? एथिकल कि अनएथिकल? जल्दी बताइए। इफ यू डू दिस, यू आर एथिकल अनएथिकल? ओके, सब लोग कह रहे हैं अनएथिकल। तो फिर आपने क्या करना चाहिए? आपने क्या करना चाहिए? एमडी को मना करना चाहिए, बराबर। यू विल यू सेड टू एमडी ऐसा नहीं करना करके? हाँ सर, ऐसा कर बोलना चाहिए, वेरी गुड, सब लोग बोले सर ऐसा बोलना चाहिए। डू यू थिंक आपकी जॉब रहेगी फिर? डू यू थिंक आप अगर अपनी एमडी की बात मानते नहीं हो तो आपको क्या आपका एमडी रखने देगा कंपनी में? वो आपको सैलरी क्या दे रहा है? आपको सैलरी दे रहा है 50,000 रुपये पर मंथ, और आप क्या बोलते हो? नहीं सर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुश्किल बात समझ में आ रही क्या बोलना चाहता हूं मैं? अब आप क्या करेंगे? विल यू डू दिस टू सेव योर जॉब? क्या आप भी अपने जॉब बचाने के लिए करेंगे ऐसा काम? अब आपको लगता तो बहुत अच्छा है सर, आप तो क्या बोलोगे बड़े बड़े में, नहीं सर हम अपनी जान दे देंगे, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। जब आप सीएस बनोगे 4 साल बाद, हाँ हाँ हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, यू हैव टू रिस्पेक्ट डिसीजन ऑफ सुपीरियर्स। इवन इफ सुपीरियर सेज कि जाओ जाके मर्डर करके आओ, आप क्या बोलोगे? इट वाज माय जॉब, आई वाज एम्प्लॉय, करना तो पड़ेगा। तो खैर वो तो मर्डर तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो गया, वो तो पक्का ही आप नहीं करोगे, पर ये तो आप बोलोगे सर करना ही पड़ेगा, आप क्या करेंगे? क्योंकि आपको आज लग रहा है, क्या लग रहा है?
नहीं सर ऐसे कैसे, हम एथिकल आदमी है। ठीक है, बट रियलिटी में जब आपकी आप बात आएगी कि या तो करो या तो फिर जॉब छोड़ दो, तब आप क्या करोगे, तब आपको सोचना पड़, तब आप तब मजा आएगी देखने के लिए आप एथिकल है कि नहीं है। बात बार समझ में आ रही है? दिस इज कॉल्ड एथिक्स। एथिक्स का मतलब ये एग्जांपल आपको मैंने दिया, गलत काम ना होने देना, सब कुछ अच्छा होने देना। बट फिर अब टैक्स पक्का पूछना आपके माँ बाप से, माँ बाप से मतलब खास करके आपके फादर से, क्या वो जितना कमाते हैं उतना टैक्स भरते हैं क्या? इतना मुझे बता, कुछ बताइए कल, बाकी सब आंसर खत्म हो गया। क्या वो जितना कमाते हैं उतना उसके हिसाब से टैक्स भरते हैं क्या? यस और नो, यू कैन आस्क हिम। अगर आपके फादर जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो इफ दे आर डूइंग बिजनेस, फिर तो पक्का ही पूछना कि क्या वो जितना अर्न कर रहे हैं उतना वो टैक्स भरते हैं क्या, है ना? इनकम टैक्स या जीएसटी, जो भी कुछ है पूछना आप आराम से, फिर आपको समझ में आएगा कि एथिक्स और अनएथिकल में क्या डिफरेंस है। ऐसे तो फिर सर सभी अनएथिकल हो जाएंगे, क्योंकि मैं बताता हूँ पक्का आंसर क्या आएगा। आप आपसे वो छुपाएंगे नहीं छुपाएंगे आई डोंट नो, बट थोड़ा बहुत तो सब लोग करते ही करते हैं। टैक्स प्लानिंग बोलते हैं इसको हम लोग, वी कॉल इट टैक्स प्लानिंग। बट ये करने के चक्कर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो जाता है। एथिक्स क्या होता है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत लंबा लंबा लेक्चर ले सकता हूँ, और ये बोलते हैं ये सब एग्जाम मोटिवेशनल एग्जाम्पल्स है, इस पर घंटे घंटे लेक्चर हो सकता है हमारा, घंटे घंटे बात हो सकती है। आप भी समझ रहे हैं मेरी बात को, इतना डिटेल्ड टॉपिक है ये, ठीक है ना? एनीवेज, बट एक अच्छा सीएस कौन होगा सर? जो पहला जिसमें क्या होना चाहिए, इंटीग्रिटी। दूसरा क्या होना चाहिए बेटा, एथिक्स, एथिकली काम करने की इच्छा। तीसरा सर ही शुड बी स्टेक होल्डर सेंट्रिक। अब सर ये वर्ड सुना है क्या अभी आपने, स्टेक होल्डर? एनीवन ये वर्ड सुना है क्या आपने, स्टेक होल्डर सेंट्रिक? यू शुड बी स्टेक होल्डर सेंट्रिक। मतलब क्या? एनीवन नो स्टेक होल्डर? सर ये क्या है? एक बच्चा कह रहा था मुझे स्टेक होल्डर नहीं पता, आई हैव हर्ड अबाउट शेयर होल्डर। सर ये स्टेक होल्डर क्या होता है, मैं कभी सुना ही नहीं आज तक के। बट ये वर्ड एक है, बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक। एनीवन वांट टू ट्राई? अच्छा, नैन्सी के साथ शेयर होल्डर ही होता है, वो प्यार से उसको बोलते हैं, प्यार से पेट नेम है उसका स्टेक होल्डर, ऐसा? सर है वो शेयर होल्डर ही? हाँ, वेरी गुड। तो ये आपने एग्जांपल दिया, लेकिन अच्छा वैसे तो फिर कंपनी का एम्प्लॉय भी स्टेक होल्डर है। अच्छा, तो क्या गवर्नमेंट भी, मैं अगर ये कंपनी को रखता हूं सेंटर पे, ये कंपनी है तो एम्प्लॉय भी स्टेक होल्डर है, वेरी गुड। सर क्या गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर है? आप फटाफट सब लोग हाँ या ना बताते जाना मुझको, क्या गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर है? यस, ठीक है। क्या कस्टमर्स भी स्टेक होल्डर हुए? कस्टमर? अच्छा नो, तो ठीक है, वही मैं चाहता हूं, ठीक है, कुछ बोल रहे नो, कुछ बोल रहे यस, दैट्स द ब्यूटी, वही तो चाहिए। आई वांट यू टू इन्वॉल्व इन डिस्कशन, वही मैं बताता जाऊंगा। इफ आई ओनली स्पीक वन साइड तो क्या मजा ना, लेट्स हैव इंटरेक्टिव सेशन ना, इंटरेक्टिव होना चाहिए। आप भी बताओ जो कंपनी में, अच्छा ठीक है, आपको लगता है जो जिसका कंपनी है वो स्टेक होल्डर होगा, ठीक है, ओके। क्या बैंक्स वगैरह जिसने कंपनी में पैसा दिया या जिसपे बैंक अकाउंट है, क्या वो स्टेक होल्डर हो सकता है? ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। कॉलीग्स, या कॉलीग से बोलूंगा मैं, राइवल्स जो आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो आपके साथ डील करते हैं, या आपके ऑपोजिट में भी रहते हैं बट आपके कॉम्पिटिटर्स। क्या वोडाफोन के लिए, क्या वोडाफोन आइडिया के लिए जियो स्टेक होल्डर हो सकता है? स्टेक होल्डर। सप्लायर्स भी वेरी गुड। सबसे बड़ा वर्ड तुम्हें आखिरी महीने में रहता है उस पर, क्रेडिटर्स। आई वांटेड टू से द वर्ड क्रेडिटर्स, बट बेटर है सप्लायर, जिन्होंने रॉ मटेरियल सप्लाई किया है। अब बात समझिएगा सर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर, ठीक है ना। और सबसे बड़ा तो पॉइंट मेरा छूट ही गया शायद, ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स, जिसपे कि शेयर होल्डर आ गए, शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर सुना होगा आपने, है ना, डिपॉजिट होल्डर। जिन जिन लोगों ने कंपनी को पैसा दिया है वो सब स्टेक होल्डर है। स्टेक मतलब क्या होता है मुझे बताइए, अब अंडरस्टैंड द वर्ड स्टेक क्या होता है? स्टेक मतलब हिस्सा, स्टेक मतलब किसी भी चीज में इंटरेस्ट मतलब ब्याज वाला इंटरेस्ट नहीं, दिलचस्पी वाला इंटरेस्ट। स्टेक मतलब होता है दिलचस्पी होना किसी चीज में,
मेरा उस पर स्टेक है, मतलब वो चीज़ ऊपर नीचे होती है तो हमारा भी दिल दुख दुख होता है। जैसे आपने CS चूज किया तो आपका CS में क्या लग गया, आपसे स्टेक लग गया। अब इस तरह मैंने पैसा लगाया नहीं है CS में, बट सर आपने अपना करियर दाव पे लगाया है। स्टेक लगाना मतलब कोई चीज़ आपने दाव पे लगाई है, आपके चीज़ें होने से फ्यूचर बनेगा। बट मुझे बताइए MBBS, इसके एंगल में आप स्टेक होल्डर हो क्या MBBS के कोर्स के लिए? नहीं हो, नहीं हो, क्योंकि सर आपका कोई रेलेवेंस ही नहीं है MBBS से। बट CS आपका भी स्टेक बन गया, आपका स्टेक लगा है CS पे। तो इन्वेस्टर जो पैसा लगाते हैं, सप्लायर जो माल सप्लाई करते हैं, क्योंकि कंपनी का ग्रो होने पे किसका पैसा वापस आएगा? सप्लायर का पैसा आएगा। इस कंपनी के ग्रो होने पर राइवल भी क्या करेंगे? अपने हिसाब से बिजनेस करेंगे। अगर जियो नहीं आता 2016 में, जियो नहीं आता तो क्या मार्केट में नेट अभी भी आज 100 रुपए पर जीबी मिलता? बट जियो ने आके क्या कर दिया? सारा कुछ फ्री कर दिया, अब सब कुछ फ्री हो रहा है। तो क्या जियो के आने से बाकी लोगों के बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ा? सर वोडाफोन आइडिया को मर्ज करना पड़ गया सर, जियो के चक्कर में वोडाफोन आइडिया को मर्ज करना पड़ गया। और उसके बाद भी वोडाफोन आइडिया पीछे ही है, सबसे पीछे है। एयरटेल भी उसके आगे चलती है और जियो तो और ही आगे है। तो क्या जियो के बिहेवियर पे वोडाफोन आइडिया का बिहेवियर डिपेंड कर सकता है? यस सर, बिल्कुल करता है। बैंक सर जिसने लोन दिया या पैसा दिया, क्या वो स्टेक होल्डर है? बिल्कुल सर। सर कस्टमर, अरे सर आप BML के कस्टमर ही हो ना एक तरह से। BML अच्छी है कि बुरी है, इस पे आपका भी तो फ्यूचर डिपेंड करता है। आप जैसे लेट से लाइजॉल परचेस कर रहे हो, आप डिटॉल परचेस कर रहे हो, डेटॉल का साबुन परचेस भी कर रहे हो, तो क्या आप डेटॉल, आप साबुन परचेस कर रहे हो, क्या सोच के परचेस कर रहे हो कि 99.99% जम्स पटेंगे? आई डोंट नो, आज तक साला 99.99% जम्स ही जाता है। कोई भी कंपनी 100% जम्स गायब भी नहीं करती है, सबके 99.99% जम्स ही गायब होते हैं, 1% कम भी नहीं और 100 तो किसी के भी नहीं। बट व्हाटएवर, चलो अपने मजाक उड़ा ली डेटॉल की। बट डेटॉल में इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, डेटॉल का साबुन ले रहे हैं, अरे साबुन भी ले रहे हैं, सोप भी ले रहे हैं, यानी कि सर हमारा डेटॉल पे क्या है? फेथ है ना। तो क्या डेटॉल की जिम्मेदारी बनती है कि अच्छा माल बनाए, अच्छा प्रोडक्ट बनाए? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो क्या कस्टमर भी स्टेक होल्डर हुआ? बिल्कुल सर। गवर्नमेंट जो टैक्स लेती कंपनियों से, क्या वो स्टेक होल्डर हुई? यानी कि स्टेक होल्डर बहुत बड़ा वर्ड है। और सर एक कंपनी बीच में खड़ी है, अब समझ में आपको आ गया होगा कि सर कंपनी बीच में जब खड़ी है तो नाउ आई विल रिमूव द वर्ड कंपनी और मैं बोलूंगा यहाँ पे CS। मैं ये बोलूंगा कि सर जो CS है वो किसके एंगल से सोचना चाहिए? उसने ही शुड थिंक फ्रॉम द एंगल ऑफ एवरीथिंग, इसलिए ही शुड बी अ स्टेक होल्डर सेंट्रिक। मतलब पूरा फोकस किस पे होना चाहिए? समाज के भले के लिए, सिर्फ एक का भला ना हो, सबका भला हो। दैट शुड बी द मोटो ऑफ। जैसे अगर मैं आपको कोचिंग दे रहा हूं, अगर मैं आपको सोचो जरा, अगर BML आपको अगर अच्छी कोचिंग देगा, अच्छी कोचिंग, अगर आपको लगता है कि सर 3 दिन से आप पढ़ रहे हो, मजा आ रही है सर, सब कुछ आपको लग रहा है, इफ यू थिंक सर अच्छी कोचिंग दे रहे, क्या मैं सर कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा हूं इकोनॉमी के लिए? बताइए फटाफट से सोच के। आपको तो कह ही रहा हूं, बच्चों का तो फायदा हो ही रहा है, ठीक है। क्या मैं इकोनॉमी के लिए फायदा कर रहा हूं? अच्छे प्रोफेशनल्स अगर मार्केट में आएंगे तो अच्छा रहेगा। क्या इससे ICSI को फायदा होगा? क्या इससे मुझे फायदा होगा? अरे सर आपको तो, मुझे तो फायदा होगा ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप मेरे पे ट्रस्ट करेंगे, मेरा बोलते हैं ना, मेरे लिए आप बच्चों को बोलेंगे कि हाँ तुषार सर ऐसे, या फिर फलाना फलाना फैकल्टी ऐसी है, तो मेरा तो फायदा ही ऑब्वियसली, तो मैं पापा फायदा है। बट ICSI का फायदा होगा, स्टूडेंट्स का, आपका तो फायदा होगा ही होगा। इकोनॉमी में अच्छे लोग जाएंगे, क्या अच्छे अच्छे कंपनी सेक्रेटरीज बनेंगे तो क्या कंपनी को अच्छे लोग मिलेंगे, तो सबका फायदा हो गया। तो क्या BML का मोटो स्टेक होल्डर सेंट्रिक हुआ? बिल्कुल हुआ सर, बिल्कुल हुआ सर। और अगर मान लो मैं आपको ये बोलूं कि मेरे पास 100 घंटे के लेक्चर्स है, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे देता हूं, घर बैठ के पढ़ लेना, इसके मुझे आप 10,000 रुपये दे दो, आई विल चार्ज यू 10,000 रुपीज़, ये मेरे लेक्चर्स है, ये घर बैठे बैठे पढ़ लेना, जब मन में आप पढ़ना, नहीं पढ़ना है तुम्हारी मर्जी, मेरे को 10,000 रुपये दे दो। तो क्या इसमें BML का फायदा हुआ? बिल्कुल हुआ सर। बट क्या बाकी सबका फायदा हुआ? फिलहाल तो आई कांट से सबका फायदा हुआ है। तो ये सर सेंट्रिक नहीं हुआ, फिर फायदा आपको भी नुकसान नहीं हो रहा है, आपको जो लेक्चर मिल रहे हैं वो खराब नहीं रहेंगे, पढ़ तो आप रहे हो, बट फिर सर वो मज़ा नहीं आ रहा है जो मज़ा यहाँ पे इंटरेक्शन में आ रहा है, कि मैं आपका नाम ले पा रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूँ, आपके नाम लेके मैं बोल सकता हूँ कि हाँ
नैन्सी ने अच्छा आंसर दिया, आभा वेरी गुड, अच्छा कर रहे हो, अंजलि थोड़ा और ट्राई करो, मैं आपका नाम ले सकता हूँ, बोल सकता हूँ, इंटरेक्ट कर सकता हूँ, तो मज़ा आता है। तो वो काम आपको करने मिल रहा है, तो दिस इज ऑल हेल्पफुल। तो दैट कैन बी एग्जाम्पल ऑफ स्टेक होल्डर सेंट्रिक। तो वही जब आप सीएस बनेंगे बेटा, तो आपको क्या करना है, यू शुड बी फोकसिंग ऑन द स्टेक होल्डर, ना कि सिर्फ अपने बारे में सोचना। बस ये इतना लंबा चौड़ा बोलना है। तो लाइन 2 ही लाइन थी, बट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ह्यूज, है ना। तो क्योंकि ये मेरे को लगता है कि आपको समझना जरूरी है अच्छे से। फिर सर चौथा वर्ड, तो खैर इतना अच्छा काम करोगे तो क्या आप पे रिलायबिलिटी आ जाएगी। सो व्हाट इज रिलायबिलिटी, भरोसेमंद, आप पे भरोसा होना चाहिए। तो सर भरोसा कब होगा, मुझे तो सर मुझे लगता है ये बहुत ही ईजी है। अब ईजी क्यों है, इतना सब करोगे तो क्या आप पे कोई भरोसा करेगा कि नहीं करेगा। विल पीपल विल हैव अ ट्रस्ट ऑन यू और नॉट, बिल्कुल यस करेगा सर। अगर आप सब कुछ अच्छे करोगे तो भरोसा करेगा, करेगा, बिल्कुल करेगा। तो भरोसा, रिलायबिलिटी इज अ वेरी गुड थिंग, वो भी एक अच्छा कैरेक्टर है, बट भरोसा लाया नहीं जाता। मैं आपको ये बोलूंगा ना, बच्चों मुझे भरोसा करो, भरोसा करो, तो मैं बोलूंगा तो भरोसा नहीं होता है। भरोसा वो चीज़ है जो करना नहीं होता है, वो हो जाता है। अगर आप ये बात को समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। सर भरोसा वो चीज़ है सर जो करना नहीं होता है, भरोसा सर वो चीज़ है जो हो जाता है, ऐसे बोलना नहीं पड़ता है। मैं आपको बोलूंगा ना, प्लीज़ ट्रस्ट ऑन मी, मैं आपको अच्छा पढ़ाऊंगा, प्लीज़ प्लीज़, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं सच में आपको अच्छा पढ़ाऊंगा। आप बोलेंगे अच्छा सर आप इतना बोल रहे हो तो फिर आप पे हम भरोसा करते हैं। ऐसा नहीं होता, ना मैं ऐसा बोलूँगा कभी, और ना आप ऐसा बोलने पे मेरे पे भरोसा करेंगे, कभी नहीं होने वाला। क्योंकि सर भरोसा वो चीज़ है सर जो ऑटोमेटिक होता है। आई होप समझ में आ रहा है आपको, ऑटोमेटिक होता है। बात समझ में आ रही है आपको। क्योंकि सर एक छोटा सा बच्चा जो होता है ना, 6 महीने का बच्चा, उसको जब आप पता है ना ऊपर उछालते हो तो वो हंसता है, डरता नहीं, रोता नहीं, हंसता है। क्यों पता है, क्योंकि उस बच्चे को पता होता है कि मेरे पापा या मेरी मदर है, ये मेरे साथ मेरे को गिरने देंगे नहीं। भरोसा होता है। कभी हमने बोला तो नहीं बच्चे को। अब बात समझ रहे, मेरी बात को एग्जाम्पल समझो आप। बहुत बड़ा इमोशनल वर्ड है वो, रिलायबिलिटी, किसी पे भरोसा होना। और वो बोलना नहीं पड़ता है, वो होता है, ऑटोमेटिक होता है। तो वो सर अपने आप आ जाएगा। अगर आपके सारी कैरेक्टरिस्टिक अच्छी रहेगी ना, तो अपने आप पे उस चीज़ पे भरोसा आ ही जाएगा। वो जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको किसी बात को बोलने की। एंड फिर आखिरी में ओनरशिप। व्हाट इज ओनरशिप यहाँ पर, अब ऐसा ओनरशिप मतलब मालिक नहीं, ओनरशिप का मतलब होता है हर चीज़ की जिम्मेदारी। जैसे देखो कभी क्रिकेट मैच होता है तो अगर टीम हारती है, सॉरी टीम जीतती है, तो कैप्टन क्या बोलता है। अगर जो क्रिकेट फॉलो करता है या स्पोर्ट्स फॉलो करता है, अगर कोई टीम जीतती है तो कैप्टन क्या बोलता है, बॉयज प्लेड वेल, पूरी टीम अच्छा खेली, कोच ने अच्छे से बताया, ये अच्छा था, वो सब अच्छा था। जब टीम जीतती है तो अच्छा कौन होता है, सब अच्छे होते हैं। बट जब टीम हारती है तो क्या बोलता है कैप्टन, वेरी गुड, इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक अच्छा लीडर जो होता है वो ये बोलता है सर मेरी गलती थी। वो ये नहीं बोलते बैठता है, अरे वो हार्दिक पांड्या को देखो ना, वहाँ पे बाहर खड़े रहता है, उसको बोला कैच पकड़ तो कैच पकड़ता ही नहीं है, दौड़ता ही नहीं है, उसको बोलो यार ऐसा कैसे करना। ऐसे रोता है कि कोई कैप्टन नहीं रोता है। कैप्टन ऐसी बातें नहीं करता सर, वो क्लियर बोलता है सर जिम्मेदारी मेरी है, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इफ द टीम विंस इट वॉज अ टीम गेम, एवरीवन प्लेड वेल, दैट्स द ब्यूटी। ये होता है ओनरशिप। मतलब क्या लेना सर, अपने ऊपर जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, है ना, एम्पावरमेंट। आपको सर ये लगना चाहिए कि सर हम जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, तो सर उस बात को हम पूरा बिलीव भी करते हैं, मतलब उस थॉट को आप ओन करना चाहिए। ओनरशिप का मतलब पता है यहाँ पे क्या है सर, ये मोबाइल फोन मैं ओन करता हूँ, ये एग्जांपल ओनरशिप वाला नहीं है। ओनरशिप मतलब आप जो बिलीव करते हो। जैसे अगर मैंने आपको कुछ कंसेप्ट पढ़ा है, आप कल जाके बोलोगे तुषार सर ने बताया स्टेक होल्डर का मतलब ये होता है। जब आप कहीं बाहर जाके बोलोगे तो आप ये मत बोलो तुषार सर ने बोला है, आप वो तब बोलना जब आप उस बात को खुद क्या करते हो, बिलीव करते हो। जब आप उस बात को बिलीव करेंगे, आपको जब उस बात पे बिलीव होगा तब आप बोलेंगे उस बात को, नहीं तो आप नहीं बोलेंगे। आप बात समझ में मेरी। ओनरशिप मतलब यू शुड ओन योर थॉट्स, यू शुड ओन योर बिहेवियर। वो बिहेवियर आपका होना चाहिए, किसी से मांगा हुआ नहीं होना चाहिए। किसी को देख देख के अगर आप काम करेंगे तो वो टेम्पररी होता है, जब आप कोई चीज़ खुद से करेंगे वो लॉन्ग टर्म होता है। बात समझ में आ रही है। ओनरशिप मतलब आपकी आइडिया, आपका कंट्रोल, सब कुछ आपका होना चाहिए। और जब आप कंपनी सेक्रेटरी बन के काम करेंगे, यू शुड थिंक फ्रॉम योर हार्ट, दिल से जो आवाज़ आती है ना वो करना है। सर मुझे बताइए एक सीएस, मुझे बताइए अगर एक सीएस, एग्जाम्पल ऐसा कभी होता नहीं टचवुड, बट एक सीएस है जो किसी कंपनी में जॉब करता है, वो मुझे रोज फोन करता है तुषार सर इस कंपनी में ऐसा हो गया सर, मैं बता रहा हूँ सर मैं क्या करूँ सर,
मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अगर वो बार बार मुझसे पूछता है मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, और मैं बताता भी हूं, क्या आपको लगता है सर वो सीएस अच्छा सीएस बनेगा लॉन्ग टर्म में? व्हाट डू यू थिंक? ही आस्क मी, और मैं बताता भी हूं, ठीक है, बट वो बन पाएगा कि सर, क्योंकि उसका खुद की उसकी कोई थिंकिंग ही नहीं है। कल उसको मैं बोल दूंगा ना मेरे से बात मत किया कर, तो पता हो क्या बोलेगा, अब मैं क्या करूं, अब मेरे से क्या, अबे तू सीएस है, आर यू गेटिंग योर सेल्फ, तू सीएस है, तेरे मेरा नॉलेज कहाँ गया? सर वो तो मुझे मालूम ही नहीं है सर। ऐसे तो फिर तो क्या वो सीएस सक्सेसफुल है? नहीं, क्योंकि उसकी खुद की ओनरशिप नहीं है। ओनरशिप का मतलब होता है उसके खुद की कोई थॉट्स ही नहीं है, उसका खुद का कोई थिंकिंग ही नहीं है, उसको कुछ समझता ही नहीं है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। वापस से वही सब आ गया, शेयर होल्डर सेंट्रिक वगैरह, ठीक है। सो समझ में आ गया आपको अच्छे से। लास्ट वाला वही वाला वर्ड है, बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक, है ना। मैंने बताया ना आपको, इसको पढ़ लेते एक बार अच्छे से, ठीक है ना। स्टेक होल्डर इज अवर मोस्ट वैल्यूड कॉन्स्टिट्यूएंसी, है ना। व्हेन इट कम्स टू बीइंग एबल टू अचीव आवर गोल्स, वी बिलीव इन कॉन्स्टेंट स्टेक होल्डर कंसलेशन एंड ट्रांसलेटिंग देयर एस्पिरेशन, उनकी इच्छाएं, वो क्या चाहते हैं, इनटू अचीवेबल गोल्स। मतलब हम क्या चाहते हैं वो हम करेंगे, वो तो ठीक है। व्हाट इज द बेस्ट वे, सर आप क्या चाहते हो वो हम आपको करवा के देंगे, राइट। तो आप बात समझिए अच्छे से। दैट इज द बेसिक एडवांटेज ऑफ अ ट्रू लीडर, है ना, जो शेयर होल्डर के बारे में सोचता है। वी टेक प्राइड इन हैविंग द ट्रांसपेरेंट एंड स्टेक होल्डर फोकस्ड अप्रोच इन हैविंग द ट्रस्ट फॉर दी कोलैटरल वगैरह, तो भी ठीक है। आई गेस इससे अच्छे से मैंने आपको समझा, मतलब ये तो कुछ भी नहीं है। आई हैव इवन टोल्ड यू वे बेटर, आई गेस, आई होप सो। मैंने आपको सब समझा दिया। ये डायग्राम जो मैंने बना के दिया आपको स्टेक होल्डर वगैरह का, तो समझ गए होंगे अच्छे से स्टेक होल्डर का वर्ड का डिटेल्ड मतलब क्या होता है और कैसे स्टेक होल्डर के लिए सीएस बहुत रेलेवेंट है, बराबर बेटा। तो ये सब आपको ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है बेटा। तो आज हमने 2 पेज कवर किए, समझ लो ये पूरा पेज, ये 5 वर्ड हमारे होने चाहिए, ठीक है। क्या 5 वर्ड होने चाहिए हमारे? पहला, व्हाट इज अवर कोर वैल्यूज, वी शुड हैव अवर इंटीग्रिटी। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते पहले। वी शुड हैव द इंटीग्रिटी, समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको इंटीग्रिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। दूसरा, एथिकल बिहेवियर, इसका भी डिफरेंस समझा दिया मैंने आपको, कैसे एथिकल होना चाहिए। रिलायबिलिटी आ जाती है अपने आप ही। यू शुड हैव ओनरशिप, तो मैंने पहले बोल दिया है सर, घर की ओनरशिप, मोबाइल की ओनरशिप, कार की ओनरशिप, ये वो ओनरशिप नहीं है। ओनरशिप मतलब मालिक होना, ये मालिक वाला पॉइंट बनाना नहीं है। ओनरशिप का मतलब होता है ओनरशिप ऑफ थॉट्स। आप जो बोलते हो, आप जो सोचते हो, आप जो करते हो, वो बात आपकी खुद की होनी चाहिए। किसी और से पूछ के करके करोगे तो लॉन्ग टर्म नहीं कर पाओगे। और आखिर में सर ऑब्वियसली यू शुड बी स्टेक होल्डर सेंट्रिक। यही 5 वर्ड को मैंने समझा दिया आपको 1 बाय 1 अच्छे से। 5 वर्ड 1 बाय 1 समझाते गया मैं आपको, बराबर है। तो आज 2 पेज हमने कवर कर लिए हैं। कल से हम लोग शुरू करेंगे बेटा द कंसेप्ट ऑफ सीएस। सीएस कौन होता है? ऑब्वियसली आप जो सीएस बनने वाले हो तो कौन है सीएस? सेक्शन, प्रोविजंस, कई लोगों ने बोला था लास्ट टाइम, याद है लास्ट टाइम सर हम केएमपी होते हैं, बट विल अंडरस्टैंड इन डिटेल सीएस होता क्या है और उसके फंक्शंस क्या है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले 2 क्लासेस आपके इस बात पर रहेंगे कि सीएस करता क्या। ये पूरा उसका चार्ट है कि सीएस की कितने वेराइटीज ऑफ वर्क है। बट आपको पता है कि ये सब बताने के लिए इन्होंने ऐसा इमेज क्यों बनाई? आई वॉन्ट यू टू थिंक ऑन दिस, और सोच के बताना कल, अभी मत बताना। ये ऐसा क्यों बनाया उन्होंने, मतलब ये क्या है ये, तो आप समझ जाएंगे। आसान सा आंसर है, वाई दे हैव ट्राइड टू गिव यू द इमेज लाइक दिस टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ सीएस। सीएस समझाने, सीएस के फंक्शन समझाने के लिए ये क्यों दिया है, ये सोचिएगा। कल हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। अभी मत बताइएगा, कल बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये कल हम बात करेंगे सीएस क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करना चालू करेंगे। राइट गाइस, चलिए थैंक यू वेरी मच गाइस, विल स्टॉप हियर टुडे, और कल आगे मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट। राइट गाइस, बाय बाय।